हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आइस। आई एम दीपक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हम वो उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि PYQ आ रखे हैं उसमें से, और जो आगे भी पॉसिबिलिटी है जो ज़्यादा पूछे जाने की। तो उन टॉपिक्स को हम एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं इन लेक्चर सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस क्यों ज़रूरी है? जब मॉडर्न हिस्ट्री, जब ब्रिटिश एरा आप पढ़ रहे हो तो उसके पहले कैसे यूरोपियंस आए, कैसे सेटलमेंट हुई, और कहाँ जब फाइनल ब्रिटिश कंट्रोल हुआ इंडिया का, तो क्या कंडीशंस थी उस समय। तो ये सब हम देखेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। फिर इस यहाँ से कंटिन्यू करके जब हम ब्रिटिश रूल में जाएंगे, फिर वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को हम कम्प्लीटली देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये यूपीएससी 2022 में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, और ये यूपीएससी पूछते रहती है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन हमेशा बनता है अलग अलग तरीके से। कभी उनके जो यूरोपियंस आए हैं तो उनके जो गवर्नर्स हैं उनके बारे में रिलेटेड होगा, या फिर जो जो भी यूरोपियन थे उनकी फैक्ट्रीज और इनके बारे में। तो अभी जैसे वन ओनली पेयर वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं, पेयर पेयर वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसको कवर करेंगे और देखते हैं क्या क्या है आगे इसमें। हम्म। पहला, वाई यूरोपियंस वांटेड टू कम टू इंडिया। तो आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, एंशियंट टाइम से रोमन ट्रेड चलता था। वो जो रोमन ट्रेड था, जब मिडिवल पीरियड में आपको नॉर्थ में मुस्लिम रूलर आ गए थे, और अरब्स का जो ट्रेड का इन्फ्लुएंस था इंडिया के साथ बढ़ गया था। तो अरब्स जो बन गए थे, वो मिडिल मैन की तरह एक्ट कर रहे थे। क्यों? यूरोप और इंडिया के बीच में। यूरोप से, ये इंडिया से प्रोडक्ट लेते थे और वहाँ पे सेल करते थे। तो वो चाहते थे अब यूरोपियन री स्टैब्लिश करना, कौन सा, जो पुराना ट्रेड ट्रेड था इंडिया के साथ, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, तो जो मिडिल मैन का जो कॉस्ट था उनका कम हो, और वो डायरेक्ट उससे बेनिफिट भी कर सके ट्रेडर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स। तो ये एक तो पहला मेन रीज़न ये था कि दे वांटेड टू रीस्टैब्लिश द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियंस। और इससे क्या होता था कि जैसे इंडियन कमोडिटीज़ थी उस समय, क्या डिमांड में थी इनके लिए, यूरोपियन के लिए? एक तो इंडियन क्लोथ्स जो होते थे, सिल्क हो गया, कॉटन भी हो गया, प्लेन क्लोथ होती थी जो कि वहाँ के रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता था, वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे। और स्पाइसेस जो थे, वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी उनकी यूरोप में। तो उनको जैसे ब्लैक पेपर हो गया, तो मेन मेन यही इनका जो कमोडिटीज़ थी, इन पे कंसंट्रेटेड थे। और जेम्स जो होते थे, इंडियन जेम्स, उनको भी ये करते थे। तो ये कमोडिटीज़ जो थी, जब ये अरब के थ्रू ले रहे तो उसमें मिडिल मैन इन्वॉल्व हो गया, तो उनको एलिमिनेट करके फिर आगे बढ़ना चाहते थे। तो ये डायरेक्ट जब ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए जो शुरुआत हुई, तो उससे क्या हो गया, यूरोपियंस फ्लॉकिंग स्टार्टेड फ्लॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो इसमें क्या, द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस कंबाइंड विद द एडवांसेस इन शिप बिल्डिंग। यूरोप में रेनेसांस पीरियड आ गया था 1500 के अराउंड। तो 1500 में क्या हुआ ना, उनके पास शिप बिल्डिंग जो कैपेबिलिटी थी वो भी बढ़ गई। तो बढ़ गई, तो पहले जो लैंड रूट था ना ट्रेडिशनल, तो उसको वो भी उनको करना था। और शिप शिप से इजी हो गया, ये नेविगेशन नेविगेशन इजी हो गया। तो फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, वहाँ से ट्रेड, यूरोपियंस ने। तो पहले तो एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे फिर ट्रेड में बदलेगा, वो देखेंगे कैसे स्टेजेस थे इनके। दूसरा क्या, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन यूरोप इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवांस रैपिडली इन मैनी रीजन। अब यूरोप में क्या हुआ, वहाँ पे अलग अलग रीजन में इस पीरियड से स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लोगों के पास कैपेबिलिटी बढ़ी, किसकी, स्पेंडिंग की। तो वहाँ पे कंज्यूमर्स का एक मार्केट मार्केट क्रिएट हुआ उनके लिए। तो उन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने के लिए गुड्स, लग्जरी गुड्स माना जाता, तो जो इंडिया से आ रहा है, तो उसका एक मार्केट क्रिएट हो गया था यूरोप में। तो डिमांड बढ़ गई थी इंडियन गुड्स की। और फिर क्या, पहला जो थे वो आए थे पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ से स्टार्ट हुआ था कि यूरोपियन के आने से। तो पोर्तुगीज़ जब आए पहले, तो मतलब ये भी एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, या फिर पेयर का जब क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप देख सकते हो कि पहले आएंगे पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ के बाद कौन आएगा, आपके आएंगे डच। डच आएंगे, फिर आएंगे क्या, ब्रिटिशर्स, फिर आएंगे फ्रेंच। मतलब लास्ट में फ्रेंच आएंगे। तो पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, ऐसे करके यहाँ पे ऑर्डर है। तो ये तो हो गया कि यूरोपियंस क्यों आना चाहते थे। फिर अब ये देखते हैं कि पोर्तुगीज़ पहले क्यों आए थे। तो पोर्तुगीज़ के आने का रीज़न ये था कि व्हाई डिड पोर्तुगीज़ बिकेम द फर्स्ट टू रीच इंडिया। तो आपको
जब आपका 1454 में 1454 में ना वो थे आपके जो हेनरी थे, पोर्तुगल वो थे, प्रिंस थे, उनको वो मिला था क्रिश्चियनडम का, पोप ने वो दिया था, टाइटल दिया था, तो कि वो कंट्रोल करेंगे, लीडरशिप ऑफ क्रिश्चियनडम दिया था। तो ये जब इसमें क्या हुआ कि इस्लाम स्प्रेड हो रहा था, अरब्स वेर स्प्रेडिंग इस्लाम, और ये जो क्या थे, इनको रेजिस्ट करना चाहते थे, तो पोर्तुगीज़ को ये जिम्मेवारी दी गई। तो मेन का इनका क्या था, अरब थे मिडिल मैन, उनको भी रिप्लेस करना था, तो इकोनॉमिक रीज़न तो था ही, रिलीजियस कॉनोटेशन भी था इसमें। तो ये जो हो गया, ये 1454 में हुआ था। तो इनको बोलते थे नेविगेटर, बिकॉज ही वॉज वेरी इंथुजियास्ट अबाउट नेविगेशंस एंड शिप बिल्डिंग, इनमें बहुत इनका रोल था। तो ये क्या कर रहे हैं, ओरिएंटल सोर्स ऑफ इंडिया के लिए इनको वो मिला था कि जितने इंडिया तक के जितने सोर्स है वहाँ तक आप नेविगेट कर सकते हो, तो ये राइट मिला था। तो लेकिन अभी ये शुरुआत हुई थी किसकी, नेविगेशन की। तो ये जब और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1497 में क्या था, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। तो टॉर्डेसिलास क्या है ना, कि ये आप देखोगे यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास क्या है कि ये जो केप केप सॉरी जो आपका केप वो है ना, वर्डे आइलैंड, ये कहाँ पड़ता है, अटलांटिक ओशन में पड़ता है। तो ये यहाँ से एक लाइन जो पास कर रही है, तो दिस लाइन, ये ट्रीटी हुई थी जो, ये हुई थी स्पेन और पुर्तगाल में। स्पेन और पुर्तगाल में ये जो ट्रीटी हुई है, इसमें ये कहा गया है कि जो अटलांटिक के जो लाइन है ना, लाइन के जो टुवर्ड्स अफ्रीका और इंडिया है, इधर कौन करेंगे, पोर्तुगल्स वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और टुवर्ड्स द अमेरिकाज कौन करते हैं, स्पेन। तो आपको अभी दिखता है ना कि लैटिन अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, या फिर इधर इंग्लिश क्यों बोली जाती है, तो इसका रीज़न यही था, क्योंकि इधर जो आए वो क्या है, पोर्तुगीज़ आए, फिर बाद में यूरोपियन क्या इंग्लैंड के लोग आए। तो क्या वो धीरे धीरे जब इंग्लैंड का ब्रिटिशर्स का वो बना लास्ट में, तो जब ब्रिटिशर्स का बना तो उससे इंग्लिश रह गई, और पोर्तुगीज़ भी रह गई किसी किसी रीजन में, तो उनका भी इन्फेक्ट देखने को मिलता है, जैसे गोवा हो गया। और उधर क्या है, स्पेनिश इन्फ्लुएंस है, क्यों है, तो इसका रीज़न यही था कि आपका जो मेन ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये एक लैंडमार्क ट्रीटी थी, तो इससे डिसाइड हो गया कि कौन कहाँ पे रूल करेगा, पहले तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या था, पोर्तुगाल वाज गिवन द राइट टू क्लेम एंड ऑक्यूपाइड टेरिटरीज टू द ईस्ट ऑफ द लाइन। ये ऑक्यूपाई भी कर सकते थे और ट्रेड भी कर सकते थे इधर। फिर और दूसरा डिवीजन द, इसमें इंडिया के अराउंड ये एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इसके बाद अभी इंडिया पहुंचे नहीं है, इंडिया के अराउंड एक्सप्लोर करने लगे। तो 1498 में क्या हुआ था, पोर्तुगीज फाइनली लैंडेड। पोर्तुगीज कौन थे, वो हम देखेंगे आगे, कौन कौन आया, कैसे कैसे आया। और तो पहले आए थे आपके वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फर्स्ट जो थे पोर्तुगीज, वो अराइव किए कब, 1498 में। तो उसने उनको हेल्प किसने की थी, अब्दुल माजिद थे, एक गुजराती पायलट थे। तो अब्दुल माजिद जो गुजरात से जो पोर्ट थे ना, वहाँ से ट्रेड होता है अरब में, तो वो दे वेर रेगुलर नेविगेटर ऑफ द रीजन। तो वो अफ्रीका में मिले थे इनको, अफ्रीका से फिर लेके आए थे कहाँ पे, इंडिया में। तो ये कालीकट पहुँचे, तो वहाँ के जो किंग होते थे उनको बोलते हैं जमोरिन। तो जमोरिन को मिले, फिर उन्होंने क्या किया, पेपर ट्रेड किया। पेपर ट्रेड पहली बार जो फर्स्ट विजिट होती है, उसमें पेपर वो लेके वो गए वहाँ पे अपने कहाँ, जो पुर्तगाल गए। फिर पोर्तुगीज़ वहाँ पे जब ट्रेड किया इन्होंने वास्को डी गामा में, तो बहुत प्रॉफिटेबल लगा इनको। तो क्या हुआ कि ये दोबारा विजिट करने लगे। तो ये वास्को डी गामा जो है, तो जब दोबारा आए थे ना 1501 में, तो इन्होंने एक वहाँ पे कन्नौर में वो फैक्ट्री सेट की। तो फैक्ट्री क्या होती थी ना, मतलब फैक्ट्री आप अभी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हो, लेकिन फैक्ट्री क्या होती थी, ये एक गोडाउन होता था, जो एरिया होता था जहाँ पे ये अपने जो आपके जो प्रोडक्ट ले जाने इनको एक्सपोर्ट ले इंपोर्ट करना है अपने कंट्री में, तो उसको वो स्टोर करते थे। फिर उसके जब जानी होती तो शिप में वो उसको लोड करके, मतलब लोडिंग अनलोडिंग इसके लिए यूज़ करते थे। तो जनरली जितने भी कोस्टल रीजन है वहीं मिलेंगे फैक्ट्री। ये फैक्ट्री क्या ट्रेड सेंटर की तरह काम करता था उनके लिए, जो फॉरेन से आते थे। तो इसको कंफ्यूज ना करें उसके साथ। फिर ये कन्नौर में इन्होंने पहला इस्टेब्लिश किया कब, जब सेकंड विजिट हुई थी इनकी 1501 में। फिर लास्ट में ये 1524 में विजिट किए थे, और यहीं पे इनकी डेथ भी हुई। तो वास्को डी गामा जो थे पहले यूरोपियन जो आपको रजिस्टर्ड है कि वो विजिट किए थे, और आके इन्होंने ऐसे मतलब ट्रेड किया था, री इस्टेब्लिश किया था इनफैक्ट ट्रेड, क्योंकि पहले रोमन्स करते थे, तो वो ख़त्म हो गया था फिर उसका लिंक। फिर बाद में
रीस्टैब्लिश हुआ था ट्रेड वास्को डिगामा के आने के बाद। तो जो वास्को डिगामा थे ही वाज फॉलोड बाय, नेक्स्ट कौन आए थे देखते हैं इनको। नेक्स्ट आए थे पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। तो ये जो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल है, तो ये भी ट्रेड करने के लिए आए थे। इनका कोई अभी बस एक वहाँ पे कैलिकट में ट्रेड कर रहे थे। तो कैलिकट में इन्होंने एक वो बनाया था, फैक्ट्री बनाई थी 1500 में। तो ये जो अगर हम्म, हम्म, तो वास्को डिगामा वाज फॉलोड बाय पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। तो इनके ये कैलिकट में जब इन्होंने फैक्ट्री बनाई कब 1500 में फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और ये भी ट्रेड के लिए ही आए थे, ट्रेड के पर्पस के लिए। बट जो पहले कौन करते थे ट्रेड, अरब्स करते थे। तो अरब्स जो वहाँ पे थे उनका अटैक हुआ, तो इसमें बहुत नुकसान हुआ, इनका शिप भी डिस्ट्रॉय हुई थी। मतलब एक वॉर, ये जो ट्रेड करते थे तो ये कैरी करते थे अपने साथ इन्फेंट्री, और इस ताकि सेव कर पाए जो भी ट्रेड है। तो उस उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया फिर, अरब्स को बहुत अच्छा वो वहाँ पे लड़ाई हुई, तो इन्होंने उनके शिप को डिस्ट्रॉय भी किया और उनसे जीत भी गए। ठीक है। बट कैलिकट क्या हुआ था, पूरे बहुत तरीके से बम्बार्ड हुआ था, क्योंकि आप लेके आएंगे आर्म्स और लड़ाई होगी, तो कैलिकट में डिस्टर्बेंस हुई। डिस्पाइट ऑफ दिस, जो लोकल वो था, लीडर था, उनको इन्होंने कन्विंस कर लिया कि नाउ वी विल ट्रेड विद यू। और वो ट्रेड होगा, तो ट्रीटी भी की उनके साथ कि हम लोग जो ट्रेड करेंगे। तो कोच्चि और कन्नौर के रूलर से इन्होंने वहाँ पे ट्रीटी कर ली। तो ये इनका एक क्या था, पहली बार किसी रूलर के साथ कोई ट्रीटी हुई है कि हम ट्रेड के लिए, और वहाँ पे वॉर भी पहली बार इन्होंने फेस किया अरब के साथ। वॉर नहीं, कॉन्फ्लिक्ट था ये, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि हम आगे जाके ट्रेड को, अब इनका एक तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे पावर इंक्रीज होने लगी। जब एक बार ट्रीटी हो गई तो आप ज़्यादा फेवरेबल बन जाओगे वहाँ के लोकल रूलर के। तो ये एक चेंज हुआ था कि इनके समय में, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो अब जैसे क्या यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है कि अब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बारे में कुछ स्टेटमेंट देंगी, और वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो आपको गेस करना है। तो आप ऐसे ब्रीफ में जानते रहोगे ना, क्रोनोलॉजी पता होगी कौन आया कब आया, तो फिर ये आसान बन जाते हैं क्वेश्चन। ये आप इजीली कर सकते हो इसको, मतलब अटेम्प्ट। तो अगर ये बताएंगे कि इन्होंने कहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, या फिर क्या करते थे, इनका पर्पस क्या था, विजिट का मेन पर्पस ट्रेड का था, और यहाँ पे कहाँ पे वॉर हुई, तो वो भी बता सकते हो कि कैलिकट में वॉर हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किसके साथ हुई थी, अरब के साथ हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर थोड़ा आप ध्यान रखोगे स्टोरी की तरह अपने माइंड में, तो ये ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस को। फिर जो कैब्रल के बाद कौन आए थे, तो पहला जो आप अगर पूछते हैं ना कि पोर्तुगीज वो क्या था गवर्नर, तो वो आएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इनको 1505 में अपॉइंट किया था, किसने किया था, किंग ऑफ पोर्तुगल जो थे उन्होंने अपॉइंट किया फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। तो पोर्तुगीज का गवर्नर आया, तो मतलब एक अब क्या ऑफिशियल पोजीशन लेके आ रहा है ये, पहले ट्रेड एज ए ट्रेडर आ रहे थे जो भी है, तो ये पहला जो ऑफिशियल पोजीशन लेके आ रहा है कौन है, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो अल्मेडा ने क्या किया था, इनका मेन मिशन क्या था, इनको क्यों भेजा गया गवर्नर बना के, कि आपको कंसोलिडेट करना, जो पोर्तुगीज है इधर उधर जो फैक्ट्रीज बना रहे हैं, जैसे 2 फैक्ट्रीज आपने देख ली अभी तक, तो ये इनके आगे आपको जितने भी पोर्तुगीज के जो भी एसेट्स हैं उसको आपको कंसोलिडेट करना है, कहाँ पे, इंडिया में। और क्या करना है, जो मुस्लिम ट्रेड है, वो ऑब्वियसली वो बहुत चले गए थे बीच में, मिडिल मैन का पूरा काम कर रहे थे अरब्स, तो उसको इनको डिस्ट्रॉय करना था, ताकि ये रिप्लेस कर पाए उनको, उस ट्रेड को, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का जो चंक था वो ले रहे थे कहाँ पे, यूरोप में। तो उसको ये दबाना चाहते थे, अपनी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। और क्या, एडन, ऑर्मुज और मलक्का, मतलब जो ट्रेड रूट में ये पड़ते हैं ये सारे ना, एडन हो गया, ऑर्मुज हो गया, मलक्का हो गया। तो आप जब ये सारे ना ट्रेड रूट में पड़ देंगे इनके, यहाँ से आप जब जा रहे हो ना, तो ये जो रीजन है ना अफ्रीका का, तो इनके ट्रेड रूट में ये जो, तो ये सारे जितने लोकेशंस हैं, इन पे अरब्स का वो था, क्या कहते हैं, दबदबा था। तो इनको ये क्या करते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रूट में कोई दिक्कत ना हो, हमारे शिप्स के नेविगेशंस में कोई बीच में अटैक ना हो, तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको ये ऑक्यूपाई करना चाहते थे। फिर क्या था, फोर्ट्रेस बना था कहाँ पे, अंजाडीवा, कोच्चि, कन्नौर एंड किलवा। तो किलवा कहाँ है, किलवा है अफ्रीका में।
तो ये सब जो रीजन है ना, तो ये रीजन वही क्या रूट में पड़ रहे हैं। तो ये जो फोर्ट्रेस जब बने रहेंगे, तो जैसे कि अगर रुके हैं नेविगेशन के लिए, तो वहाँ पे एक छोटी सी एक आर्मी होगी, मतलब और आर्मरी रहेगी तो प्रोटेक्शन के लिए। तो इनके लिए फोर्ट्रेस क्रिएट करना चाहते थे इन लोकेशंस पे। तो ये थर्ड टास्क था, क्या था, इनको किसी जमोरिन जो थे और सुल्तान ऑफ इजिप्ट, इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। जमोरिन कहाँ, आपको पता है कैलिकट में, तो वहाँ पे जो किंग थे, तो उन्होंने आप क्योंकि ये देख रहे हैं कि जब ये आ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, रीजन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इससे क्या डिस्टर्बेंस हो रही है लोकल एरिया में। तो डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए, और ये जो ये सुल्तान जो थे ना इजिप्ट के, मामलुक, तो वो भी इनको अपोज कर रहे थे। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग थे, मतलब ये पोजीशंस है, ये दीज आर नॉट पीपल, ये पोजीशंस है। तो ये लोग अपोज कर रहे थे किसको, कि पोर्तुगीज आ रहे हैं तो उससे डिस्टर्बेंस हो रही है ट्रेड में, वहाँ के लोकल लाइफ में, तो उसको अपोज कर रहे हैं। 1507 में क्या हुआ था कि एक वॉर हुई इनकी, तो वही बैटल हुई थी, तो उसमें नेवल बैटल थी ये शिप पे। तो इसमें दीव इजिप्शियन और गुजराती नेवी जो थे, गुजरात में बता रहा हूँ, मुस्लिम ट्रेडर थे वहाँ पे वो उस समय। तो वहाँ पे उनकी इजिप्शियन और गुजराती नेवीज मिलके इन्होंने वॉर की थी किसके साथ, पोर्तुगीज के साथ। तो उसमें अल्मेडा का जो सन था वो मर गया था, तो मतलब ही डाइड इन द वॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें क्या होता है, उसको एवेंज करना था अल्मेडा को, तो ही एवेंज डेथ बाय दोनों में नेवीज को हरा के, किसमें, 1508 में। तो 1507, तो ये जो क्या था, प्रोग्रेस हो रहा है कब से, 1505 से 1508 तक का ये प्रोग्रेस हो गया। तो क्या हो गया, एक तरीके से इस्टेब्लिश किया उसने अपने आप को एक नेवल पावर के उसमें इस रीजन में। और ये जो एरियाज हैं उनको कंसोलिडेट भी एक हद तक वो सक्सेसफुल रहा, अपने जो एक्सपेडिशन था उसका, कि इंडिया में आके क्या करना है एज ए गवर्नर, तो बहुत सक्सेसफुल रहा ये। तो इसमें क्या किया, ये इंडियन ओशन रीजन जो है ना, क्योंकि आपको जो ये रीजन सारे बताया मैंने, इंडियन ओशन रीजन के सराउंडिंग है ये। तो इंडियन ओशन रीजन में इसने एक अपना फोर्ट्रेस भी तैयार कर लिया और लिंक भी तैयार कर लिया। क्या हो गया, जिसको बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, कार्टेज सिस्टम, कि कोई भी जब जाएगा आएगा वहाँ से, तो ये जो जितने लोकेशन है ना, वहाँ पे रुकेगा, तो इनको क्या देगा, उसके फी पे करेगा। तो उसको बोलते थे कार्टेज सिस्टम। तो ये इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था उस समय। तो पोर्तुगीज जो है ट्रेड को मोनोपोलाइज करना चाहते थे इस रीजन में, और नहीं तो फिर आप उसका फी पे करो जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये हो गया इनका सिस्टम अल्मेडा के रीजन में। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ किया इन्होंने इसमें। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट कौन है, अल्फांसो डी अल्बर्ग। तो ये क्या थे, ये को बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। क्यों, क्योंकि इसके रीजंस है। इसके पहले जितने भी आप इस्टेब्लिशमेंट देखो, तो कोई टेरिटरी इन्होंने अभी तक पूरी एक टेरिटरी को इस्टेब्लिश नहीं किया था पोर्तुगीज में। तो ये जो 3-3 साल पे आते थे ये गवर्नर ना, तो ये इनका जो टेन्योर था, इसमें बहुत सारा अचीवमेंट हुआ है, तो उनको थोड़ा देख लेंगे। कि पहले तो बेसिस बना लिए इसमें, कहाँ पे, ऑरमुज में और मलाबार में, मलक्का में, टू मेंटेन क्या, पोर्तुगीज कंट्रोल इंडियन ओशन के सराउंडिंग है ये सारे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता है आपको, मलाबार कोस्ट पता है, और क्या मलक्का जो कोस्ट पता है। तो ये सारे जितने भी हैं कोस्ट, इन पे इन्होंने बेसिस बना दिए। तो क्या हो गया, एक प्रोटेक्शन बन गया किसके लिए, पोर्तुगीज के लिए। फिर दूसरा क्या था, परमिट सिस्टम निकाला अदर शिप, जो पोर्तुगीज के अलावा जो सिस्टम आ रही शिप आ रही है, उनको परमिट लेना पड़ेगा और उनका फी पे करना पड़ता था। तो वो हो गया, एक परमिट सिस्टम निकाल दिया। तो क्या मोनोपोली बनानी थी इनको ट्रेड में पोर्तुगीज की, तो वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे। 1510 में बहुत बड़ा चेंज हुआ, और यही क्वेश्चन आया था क्या, यूपीएससी में 22 में क्वेश्चन आया था कि 1510 में इन्होंने गोवा को एक्वायर किया, कहाँ से, सुल्तान ऑफ बीजापुर से एक्वायर किया था। और ये पहली टेरिटरी बनी थी किसकी, किसी भी यूरोपियन पावर की, आफ्टर अलेक्जेंडर जब आया था उसके बाद से कोई भी यूरोपियन की वो टेरिटरी नहीं थी इंडिया में। तो वो बनी थी यहाँ पे 1510 में गोवा। तो इंट्रोड्यूस और क्या किया था, प्लांटेशन करते थे यूरोपियंस, अपने फैक्ट्रीज जो वहाँ पे थे यूरोप में, जो फैक्ट्री डेवलप करते थे, या फिर जो अपनी जो रिक्वायर्ड जो रॉ मटेरियल होती थी उसके लिए यहाँ पे प्लांटेशन करते थे। वो प्लांटेशन में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टोबैको, कैशोनट, और क्या कहते हैं, कोकोनट की वैरायटीज़। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में, कि कौन कौन से क्रॉप किसने इंट्रोड्यूस किया है, कहाँ से का नेटिव है। तो उस इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर क्या इन्होंने आपको पता है स्टार्टिंग से क्या था, ये पोर्तुगीज़ का मेन क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करना, और क्या अगेंस्ट मुस्लिम जो ट्रेडर थे उनके उनकी मोनोपोली को ख़त्म करना था इनको। तो मैं इनकी हमेशा क्या होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे मुस्लिम के साथ। तो इसलिए ये बिटर प्रोसिक्यूशन करते थे किसका, मुस्लिम्स का।
बट जो लोकल्स थे उनके साथ इनका बिहेवियर ठीक था। ठीक था कैसे पता चलता है, क्योंकि इन्होंने इनकरेज किया था क्या, अपने जो पोर्तुगीज वो आते थे, लोग आते थे यहाँ पे काम करने या फिर ट्रेड करने, तो उनको बोलते थे यहाँ पे सेटल होने के लिए, यहाँ पे शादी करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो लोकल है ना उनके साथ ये घुल मिल जाए और क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करेंगे। दो इनका पर्पस होता था, तो इसलिए इन्होंने इनकरेज किया था पोर्तुगीज मैन को टू मैरी द लोकल्स। और फिर क्या हुआ था, पोर्तुगीज सेटलर्स इन गोवा और नॉर्थ प्रोविंस बिकेम लैंडलॉर्ड्स। वो लैंडलॉर्ड बन गए क्या, ये जो आप देख रहे थे क्रॉप्स इंडस्ट्रीज की, तो उनको प्लांटेशन के लैंडलॉर्ड बन गए और यहाँ पे सेटल होने लग गए और यहाँ पे अपने घर बनाने लग गए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने लग गया। तो पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस जो देखते हो ना आप गोवा में या फिर उस रीजन, तो वो बहुत उसी समय से इस्टेब्लिश हो गया था। तो ये हो गया, तो इसलिए कहते हैं कि ये रियल फाउंडर थे किसके, पोर्तुगीज पावर के इंडिया में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आए थे गवर्नर, वो कौन थे, नवंबर 1529 में कौन आया था, नीनो डा कूना। नीनो डा कूना थे, इनका मेन वो क्या था, मेन इनके जो डिस्क्रिप्शन में क्या रोल है, तो वो गुजरात में इनका बहुत रोल था। और एक और एक ये था कि इन्होंने जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट किया था। तो पहले हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, कोच्चि में, तो उसको गोवा में टेरिटरी थी इनकी, तो 1530 में ये शिफ्ट हुआ कहाँ पे, गोवा में, हेडक्वार्टर मेन पोर्तुगीज का। फिर इसके बाद क्या, 1534 में जो बहादुर शाह था ना गुजरात का, तो बहादुर शाह जो गुजरात के थे, उस पर अटैक किया था किसने, हुमायूं ने। हुमायूं ने जब अटैक किया तो इनको क्या चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी, किससे, पोर्तुगीज से इन्होंने हेल्प ली। पोर्तुगीज से जब हेल्प ली तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट जब हेल्प ली थी तो इन्होंने एक्सचेंज में क्या दिया था इनको, आइलैंड ऑफ बसाए जो है दिया था किसको, पोर्तुगीज को। तो और प्रॉमिस क्या था, क्या बेस इन ड्यू, ड्यू जो था वो भी इंपॉर्टेंट था पोजीशन किसके लिए, नेवल ऑपरेशंस के लिए। तो वो दोनों पोर्तुगीज को प्रॉमिस एक तो दे दिया था आइलैंड ऑफ बसाए, और ड्यू जो वो प्रॉमिस किया था। फिर जब 1936 में क्या हुआ ना, जब हुमायूं ने विड्रॉ कर दिया कहाँ से, गुजरात से, तो जब विड्रॉ कर लिया तो फिर इनको उनकी ज़रूरत नहीं थी पोर्तुगीज़ को अपने उसके लिए सपोर्ट के लिए। तो इनका जो रिलेशन था फ्रॉम इसके साथ, बहादुर शाह के साथ, वो सावर होने लग गया। तो जब ये हुआ तो 1937 में क्या हुआ, नेगोशिएशंस हुए किसमें, और नेगोशिएशन के लिए बुलाया पोर्तुगीज इसने, नीनो डा कूना ने, और इसने क्या किया, उसके उनको मार दिया, गुजरात के जो रूलर है। तो डाकू ने क्या किया था, पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस को फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं इधर, वेस्टर्न कोस्ट में अभी तक जितने भी इन्फ्लुएंस थे सब वेस्टर्न कोस्ट में थे इंडिया के। तो ये चाहता था कि बंगाल, बंगाल इनको पता था कि ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बंगाल में भी वहाँ पे अपना एस्टैब्लिशमेंट करता था। तो इसने वहाँ के जो अभी बताया था ना कि जो नेशनल थे पोर्टुगीज गोवा में, उनको बोलते थे लोकल्स के साथ इन्वॉल्व हो, शादी वादी करो, तो वैसे ही एक वहाँ पे भी सेटलिंग करना कहाँ चाहते थे, हुगली में। तो हुगली में अपना एक हेडक्वार्टर बनाया वहाँ पे, और वहाँ पे भी सेटल करना चाहते थे पोर्टुगीज को। तो ये जो डेवलपमेंट हुए थे किसके अंदर हुए थे, नीनो डा कूना। तो पहली बार ईस्टर्न कोस्ट पे या फिर ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में ये किसने वो की थी, पहल की थी नीनो डा कूना ने, बंगाल में वो भी। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे फर्स्ट टाइम क्या किया, किसने किया, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर देखते हैं कि ऐसा क्या था कि पोर्तुगीज जो है यहाँ पे ग्रो करते जा रहे हैं। आप देखते जा रहे हो कि सक्सेसिव जैसे जैसे आ रहे गवर्नर, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और वो इनका टेरिटरी बढ़ते जा रही है, इनके जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके रीजंस क्या थे, तो रीजंस ये थे कि पहली बात तो जो कोस्टल रीजन थे ना, तो जो जो गुजरात की जो वो थी रूलर थे, उनको छोड़ के कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा अंपायर नहीं था, तो इसलिए इनको कोई रेजिस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं था। और ये लोग क्या थे, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी लेके आते थे, और इनके पास उस समय आर्टिलरी होती थी, कैनन होते थे इनके शिप में। तो जब भी कोई नेवल फाइट हो रही, तो नेवल जो नेवी थी ना इनकी बहुत स्ट्रांग थी, तो कोई भी नेवल बैटल हो रहा था तो ये जीत रहे थे। अरब्स को भी हराया इन्होंने। फिर उसके बाद आपको पता है कि कैसे इन्होंने उसको भी हराया, उसको बुला के शिप पे उसकी उसको किल कर दिया, तो बहादुर शाह को। तो ये सब जो है ना इनके जो टैक्टिक्स थे और इनकी जो पावर थी, इसकी वजह से क्या किया, ये स्प्रेड कर पाए। और स्प्रेड क्या क्या किया इन्होंने, मेन कि एक तो जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऐसा किया ना इन्होंने कि जितने पोर्ट थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट रीजन थे, उनको ले लिया इन्होंने। क्या कहा, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, दमन एंड दीव हो गया। और ट्रेडिंग पोस्ट जितने थे साउथ में, जैसे कि
साउथ और ईस्टर्न कोस्ट में कौन, ईस्टर्न कोस्ट पे था सेंट थॉमी इन चेन्नई, और साउथ में कौन था ये ईस्टर्न कोस्ट पे ये भी है नागापट्टिनम इन तमिलनाडु, और वेस्टर्न कोस्ट पे आपको पता है कौन कौन से थे, गोवा, मुंबई, दमन एंड दीव। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो पोस्ट पोर्ट के थे ना पोजीशंस, उनको एक्वायर कर लिया था इन्होंने, तो ट्रेड में इनकी मोनोपोली एक तरीके से स्टैब्लिश हो गई। फिर क्या, जो मैंगलोर, कैलिकट, कैन्नौर और कोच्चि, ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे पोर्तुगीज के बन गए थे, ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दी थी इन्होंने यहाँ पे, तो इनके ट्रेड को बहुत उससे आसानी हो गई। और मेन जो क्या था, वेस्ट बंगाल में इन्होंने अभी बताया जैसे 16th सेंचुरी में इन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया था, कहाँ पे, हुगली में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया इनका। तो ये इनका एक्सपेंस जो था, इनको फेवरेबल फेवरेबल बना गए कंडीशंस को। फेवरेबल कंडीशंस क्या कर दी, इनके जो टेरिटरी थी उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प कर गई। इनिशियल पीरियड था और भी कोई यूरोपियन पावर का अभी रेजिस्टेंस कम था, तो इसलिए ईजिली ये इस्टेब्लिश कर पाए लोकल रूलर्स को दबा के। तो पोर्तुगीज के जो सक्सेस का वो रीजंस देख रहे हैं, तो उसमें ये भी था कि स्ट्रक्चर्ड इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था कि इनके पास एक गवर्नर होता था जिसकी एक टर्म फिक्स होती थी, और उसमें उसके टारगेट फिक्स होते थे। तो 3 ईयर का जो टर्म लेके आते थे, और उसको हेल्प करने के लिए कौन होता था, एक सेक्रेटरी होती थी, रिलेटेड एक काउंसिल ही बनाई गई थी। मतलब जब धीरे धीरे इनका एक्सपेंस बढ़ता गया तो फिर उसके लिए काउंसिल ही बनाई गई। फिर ये क्या होता, एक इनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मिलता था कोई भी टास्क करने के लिए। दूसरा क्या था, वेडोर द फेजेंडा थे, ये क्या थे, ये सेकंड गवर्नर के बाद सेकंड मोस्ट क्या ऑफिशियल होते थे। और इसकी इनकी क्या, एक एक तो आपका वो देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, और एक रेवेन्यू, कार्गो और फ्लीट टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही, क्या हो रहा है, तो उनके डिस्पैच को, तो इनको कवर करने के लिए कौन था, ये वेडोर द तो ये जैसे ये टर्म है ना, वेडोर द फेजेंडा, तो वेडोर द फेजेंडा जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये टर्म पूछ सकते हैं कि ये क्या था, मतलब क्या कंट्रोल करता था, किस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज था कि रेवेन्यू चार्ज था, क्या था। तो ऐसे जैसे टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना है कि जो फैक्टर्स होते थे इनके साथ ट्रेड में आते थे जाते थे, तो उनके बाद क्या है, ये इनके जो फोर्ट्रेसेस बन गए थे अलग अलग जगह पे पोर्तुगीज के, तो वो इनका ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा था। फिर क्या, रिलीजियस पॉलिसी में क्या था इनके, कि इनकी जो पॉलिसी थी रिलीजियस, आपको स्टार्टिंग से स्प्रेड करनी थी। एक तो क्रिश्चियनिटी इनिशियली क्या थी, टॉलरेटेड टुवर्ड्स हिंदू, जैसे बता तो मैरिज और कर रहे थे, और सती एबॉलिश किया, मतलब हिंदू के खिलाफ ये उनका बिहेवियर टॉलरेंट था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुस्लिम रूलर है, मुस्लिम ट्रेडर, उनसे इनकी कॉन्फ्लिक्ट थी। हिंदूज के साथ ऐसा कुछ नहीं था इनके साथ। बट लेटर दे स्टार्टेड परसिक्यूटिंग, क्यों, क्योंकि मतलब कन्वर्जन के लिए वो हिंदूज को वो करने लगे, परसिक्यूट करने लगे। फिर नेक्स्ट क्या था, जेसुइट्स थे, मतलब मुगल अंपायर जो नॉर्थ में थी उस समय बहुत स्ट्रांग हो गई थी। कौन थे, जैसे कि आपके अकबर आए, अकबर के बाद मतलब अकबर, जहांगीर, ये सब जब रूल था, तब ये पोर्तुगीज का वो चल रहा था, स्प्रेड चल रहा था। तो उस समय क्या था, जेस्यूट्स बोलते हैं इनको, ये थे। जेस्यूट्स का काम होता था कि जो कन्वर्जन है या फिर स्प्रेड करना, जो क्रिश्चियनिटी का जो भी मैसेज था उसको स्प्रेड करते थे अलग अलग जगह जाके। तो ये इनके कोर्ट में गए थे, किसके, इन दोनों, ये थे रोडोल्फो एक्वाविवा और दूसरे के एंटोनियो मोजरेट। तो ये दोनों कहाँ गए थे, किसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में 1580 में। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्चुअल कि 50 अकबर के कोर्ट में कौन गए थे, तो ये 2 नाम है, और 2 नाम ऐड कर देंगे, तो 2 ओनली 3 ओनली वाले क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है कि ये पहला कौन सा है, रोडोल्फो, सॉरी, रोडोल्फो एक्वाविवा, और दूसरा कौन है, एंटोनियो मोंजेरेट। तो ये दोनों क्या थे, जेsuits थे, किसके, अकबर के कोर्ट में जो विजिट किए थे। तो ये हो गया क्या, पोर्तुगीज के रीजन में आप डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी, वो आपने देख ली। और इनका जो पॉलिटिकल, और भी एक इनका स्प्रेड का रीजन क्या था, कि पॉलिटिकल रिलेशन बन गए थे मुगल्स के साथ। अभी पता है जेस्यूट्स गए थे किसके, अकबर और जहांगीर दोनों के कोर्ट में जाते थे, वो अकबर के कोर्ट में पहले गए थे, अब ये जहांगीर के कोर्ट में भी आगे जाएंगे। फिर क्या होगा, इससे एक इनिशियल ईयर में ही अच्छा रिलेशन बन गया था मुगल, और मुगल क्या, ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा इंपायर अभी उनका ही था, वही रूल कर रहे थे, तो उनके साथ ट्रेड होने लग गई थी। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या आने लग गया, और भी यूरोपियन पावर आने लग गई। तो 1608 में कौन आया था, आपका विलियम हॉकिंग्स आया था जहांगीर के कोर्ट में, और वहाँ पे उसने उसके लिए ट्रेड के लिए फरमान लिया था। तो राइज क्या, ब्रिटिश का भी राइज होने लग गया धीरे धीरे। पोर्तुगीज के का जो डिक्लाइन का कारण क्या होने लग गया, कि
आपका जो पोर्तुगीज़ एक तो कन्वर्जन कर रहे थे, तो वो इरिटेट कर रहे थे जो मुस्लिम रूलर थे उनको। दूसरा ये था कि इनकी जो पायरेसी की, मतलब ये जो दूसरे शिप होते थे, अगर कोई अदर शिप आ रही है तो उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देते थे, या फिर इनके जो सिस्टम थे, कार्टेज सिस्टम को फॉलो करें, परमिट सिस्टम को फॉलो करें, तो फिर अलाउ करेंगे ट्रेड। तो ये एक ये एक्ट ऑफ पायरेसी में भी बहुत इन्वॉल्व थे, कि कभी बुलाया शिप लूट दिया, कभी किसी को धोखे से मार दिया, ऐसी चीज़ें जो हो रही थी यहाँ पे इंडियन ओशन में। तो इसके लिए भी इरिटेट हो रहे थे, कौन से? मुगल गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी जो ट्रेड है इम्पैक्ट हो रही थी उससे। फिर क्या था, शाहजहाँ के अंदर क्या किया, जितने भी एडवांटेजेस थे ना इनके पोर्तुगीज़ के, उनको मुगल की तरफ से वो डिक्लाइन हो गए। और फिर इनका और भी बहुत फैक्टर थे क्यों डिक्लाइन हुए, क्योंकि ये स्लेव ट्रेड में बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, स्लेव ट्रेड में। और इनफैक्ट जो मुगल्स के भी जो स्लेव्स थे उनको भी ये ट्रेड करते थे, और उनसे भी लेते थे ट्रेड। तो ये इसने शाहजहाँ ने क्या किया था, जो गवर्नर था बंगाल का कासिम खान, उसको बोला था कि एक्शन लेने की किसके खिलाफ? पोर्तुगीज़ के खिलाफ। तो ये जो एक्शन लेने के लिए कहा था, तो 1632 में क्या हुआ था, मुगल सीज ऑफ हुगली बिगेन ऑन। और उसने मतलब जो कासिम खान के अंडर मुगल ने जो इनका जो ईस्टर्न इंडिया में बना था, कहाँ पे? हुगली में, कोलकाता के पास। तो उसको दोबारा सीज कर लिया मुगल ने इनसे, पोर्तुगीज से। तो ये क्या हो गया, इनका डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया, मतलब जो एक राइज हो रहा था वहाँ पे रोक लग गई और डिक्लाइन होने लग गया इसके बाद से। तो ये 1632 की बात है, जून 24। तो ये जो फैक्टर्स है अभी डिस्कस किए मैंने जितने, तो वो फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज क्या क्या हो गए। एक तो राइज और अदर डायनेस्टी भी राइज करने लगे, कहाँ? इजिप्ट, पर्शिया में। और नॉर्थ इंडिया में भी मुगल्स बहुत स्ट्रांग हो गए। तो स्टार्टिंग में जो इनको एडवांटेज मिलता था कि जो रूलर वीक थे कोस्टल रीजन में, वहाँ पे वो अब वहाँ पे नहीं मिल रहा था इनको एडवांटेज। बंगाल में भी इनको फेस करना पड़ा मुगल्स को। तो ये हो गया। रिलीजियस पॉलिसी जो थी इनकी कि कन्वर्जन वाली, तो इरिटेट किसको करती थी? मुस्लिम को। लेटर फिर हिंदू को भी करने लगी इरिटेट। तो फिर ये क्या हो गया, एक जब लोकल वो नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा लोकल्स का, तो फिर आपको राइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होगा, पोर्तुगल शिफ्टेड कहाँ ये इनका जो अब जब यहाँ पे ये सब होने लग गया, तो इनका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में फोकस शिफ्ट हो गया, क्योंकि बाद में फिर यूरोपियन पावर सब जगह स्प्रेड करने लग गई थी। तो ये उधर भी एक्सप्लोर करने लग गए, कहाँ पे? सदर्न अमेरिका में। तो वहाँ पे ब्राज़ील में इनका चलने लग गया। तो इससे क्या हुआ, इंडियन टेरिटरी में जो इनका थोड़ा जो अटेंशन था वो डाइवर्ट हो गया, नेगलेक्ट हो गया इंडियन टेरिटरी। और इनका इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया था, कौन? ब्राज़ील, जो कि पहले क्या था? गोवा था। फिर इसमें जो इंग्लैंड के साथ जो वार हुई थी ना, उसमें क्या हो गया, तो पोर्तुगल और स्पेन मिलके लड़ रहे थे वहाँ पे, इंग्लैंड और डच के साथ जो वार हो रही थी। तो उनकी जो लड़ाई थी उसमें भी इनका रिसोर्स बहुत सारा लगने लग गया। तो वहाँ पे भी इनका लॉस हुआ। तो इंडिया में क्या हुआ, इनका इम्पैक्ट कम होने लग गया। दूसरा क्या है, डच और इंग्लिश जो थे क्या, कि इनको अब सी रूट का ये भी यूज़ करने लग गए थे, जो इंडिया जो पोर्तुगीज़ अब तक यूज़ कर रहे थे। तो जब ये आने लग गए, फिर इसके बाद पोर्तुगीज़ के बाद डच, फिर इंग्लिश, तो सब्सिक्वेंटली अदर यूरोपियन पावर भी इंडिया विजिट करने लग गए। तो फिर एक जो सोल पावर थी यूरोपियन, उसको अदर पावर से भी थ्रेट मिलने लग गया, और कंपटीशन बढ़ गया इंडिया में। तो जो राइज हो रहा था वो कम हो गया, और जो इनके जो कंसोलिडेटेड टेरिटरीज थी वो बरकरार रही। बट आपका जो हुगली छोड़ के बाकी जो दमन दीव है, गोवा है, इनको इनको ये कंटिन्यू रखे टेरिटरीज को। बट लेकिन जो राइज है वो कम हो गया इस समय में। तो इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, सिग्निफिकेंस क्या था इनके पोर्तुगीज अराइवल का, कि एक तो पोर्तुगल एक्सेंट जो थे उनका स्टार्ट हो गया, कहाँ पे? इंडिया में। मतलब यूरोप का जो था ना, कि इसने जब इंडिया का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल किया बहुत समय तक। तो उतने जो ट्रेड जो कंट्रोल किया ना, तो इकोनॉमिक इनका जो गेन बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई वहाँ पे पोर्तुगाल में। तो वहाँ पे इनका यूरोपियन एरा ऑफ डोमिनेशन, रीजनल पावर होल्डिंग देयर, मतलब जो वहाँ पे जो यूरोपियन पावर्स थे अदर, उनके बीच में ये एक बड़े पावर की तरह निकल के आए थे इस समय में। फिर क्या वो ये पहली जो फॉरेन नेवल पावर थी जो कि इंडिया में आई थी, और आई भी, और उन्होंने टेरिटरीज भी इस्टेब्लिश की। और क्या थे, मिलिट्री इनोवेशंस दिखाए थे उन्होंने, क्या क्या बॉडी आर्मर यूज़ करते थे, मैचलॉक मैन, और क्या कहते थे, गन्स फ्रॉम द शिप। तो ये जो
कैनन और गन्स का यूज़ करके क्या करते थे, ये जितने भी इनके जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे ओशन में, उसको ये बैटल्स को छोटे-छोटे जीतते रहते थे और इनका जो दबदबा था इंडियन ओशन में वो बरकरार रहता था। फिर क्या शिप बिल्डिंग जो है, अब नेविगेशन जैसे-जैसे बढ़ते रह गया तो शिप बिल्डिंग में और एडवांसमेंट होती गई, तो वो भी ग्रो हुआ इनके पोर्तुगीज़ के रीजन में। फिर क्या पोर्तुगीज़ ने क्या एक आर्मी सिस्टम एस्टैब्लिश की थी अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए, तो उसका भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ कि ऐसी आर्मी जो एडवांस आर्मी है, वो भी आ सकती है। तो ये पोर्तुगीज़ का रोल है कि ये चीज़ें की उन्होंने। और बाकी पोर्तुगीज़ में इसके बाद जब लेटर पावर आने लगे जो यूरोपियन, तो उनको हम आगे स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है?